हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस फिजिक्स के टर्म में रेजिस्टेंस सुन करके थोड़ा अलग टर्म लग रहा हो, लेकिन रेजिस्टेंस नाम से ही अलग टर्म्स है जिसे हम जानते हैं। जैसे रेजिस्टेंस का एक्चुअल मतलब क्या है, अगर हम फिजिक्स का डेफिनेशन में न जाएं तो रेजिस्टेंस का एक्चुअल मतलब है ऑब्स्ट्रक्शन, एनी टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन या बाधा। जैसे अगर हम रास्ते में जा रहे हैं, किसी गाड़ी से जा रहे हैं, तो अगर रास्ता स्मूथ है या ट्रैफिक कम है तो हम फ्रीली पहुंच जा रहे हैं और हमें जाने में ज़्यादा समय भी नहीं लग रहा है। यानी क्या हो रहा है कि मुझे किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन या रेजिस्टेंस नहीं हो रहा। लेकिन अगर ट्रैफिक है या रास्ता इवन नहीं है, कहीं उबड़ खाबड़ है, कहीं किसी रास्ते में गड्ढे बहुत ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हमें पहुंचने में समय अधिक लग रहा है, यानी हम बोलेंगे कि मुझे रेजिस्टेंस काफ़ी हुआ। ठीक उसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन अगर इलेक्ट्रॉन को फेस करना पड़े जब वो किसी भी कंडक्टर से फ्लो करे तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब समझना होगा कि रेजिस्टेंस क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होता है। पहले तो ये समझना होगा कि जितने भी मेटेलिक कंडक्टर है उसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्री टू मूव, जो फ्रीली मूव कर सकते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए मैं यहाँ पर दो कंडक्टर बनाया हूँ। ये एक कंडक्टर है, इसमें कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस बोलने का मतलब किसी भी बैटरी का सोर्स या इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स नहीं है। तो किसी भी कंडक्टर में क्या होता है कि बहुत सारे एटम्स होते हैं, और एटम्स कैसे एटम्स, जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जो एटम्स इलेक्ट्रॉन को लॉस कर चुके हैं, यानी कि जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ जो प्लस साइन दिखाया गया है वो पॉजिटिव एटम्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का डेफिशिएंसी है, और यहाँ जो डॉट करके दिखाया गया है डॉट, ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि फ्री है, फ्री टू मूव, वो फ्रीली मूव कर सकता है, तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। इट कैन गो डाउनवर्ड, अपवर्ड, ये साइड में भी जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है बिकॉज इट इज़ फ्री टू मूव। ये ठीक उसी तरह हो गया कि जैसे क्लासरूम में अगर टीचर ना हो तो स्टूडेंट्स है फ्री टू मूव, वो कहीं भी जा सकते हैं। कभी अपने बेंच छोड़ करके किसी दूसरे फ्रेंड के बेंच पे चले गए, कभी क्लासरूम में इधर उधर दौड़ रहे हैं, ठीक उसी तरह का कंडीशन है। लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पर जैसे पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया तो क्या हो रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है तो इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सब किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव एंड के तरफ, यानी पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ। तो यानी सभी इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन हो गया वो पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ है। तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहा है फर्स्ट केस में कोई ऑर्डर में नहीं है, हैपहैज़र्ड वे में है, फ्रीली दे आर मूविंग। और यहाँ पर क्या है, एक परफेक्ट एक ऑर्डर में मेंटेन कर रहा है कि सभी राइट से लेफ्ट के तरफ जा रहे हैं, यानी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं तो पता ही है कि जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज है, उसे पॉजिटिव एंड यानी पॉजिटिव चार्ज के तरफ एफिनिटी होता है, इसीलिए सारे का सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ रहे हैं। अब चाहे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो या ना हो, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, ये लोग कोलाइड करते हैं, आपस में भी कोलाइड करते हैं, और उसके रास्ते में जो भी पॉजिटिव आयंस है उसके साथ भी टकराते रहते हैं। ये टकराने के कारण क्या होता है, उन लोगों का एनर्जी लॉस होता है, तो इसीलिए क्या होता है, उन लोगों को ऑब्स्ट्रक्शन होता है। अब जैसे हम लोग रास्ते में गाड़ी चला रहे हैं तो हम लोग जब देख रहे हैं कि सामने में कोई गाड़ी है या कोई है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना स्पीड को अप डाउन कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के पास तो आंखें हैं नहीं, तो वो रैंडमली, जैसे समझ लें कि अगर किसी को आंख बंद बांध दिया जाए और उसे बोले कि तुम्हें गाड़ी चलाना ही है रास्ता में, जो भी हो जाए, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो गाड़ी तो चलाएगा क्योंकि उसे मजबूर कर दिया गया है। तो सभी को क्या करेगा, वो ठोकते हुए जाएगा, सभी को ठोकर मारते हुए जाएगा। सेम थिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स के साथ कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, क्योंकि फ्रीली मूव कर रहा है, वो हमेशा एक दूसरे को भी हिट कर रहा है, और उसके रास्ते में जो प्रोटॉन्स है, पॉजिटिव आयंस है, उसे भी वो लगातार हिट करता रहता है। ये हो गया
रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के बीच में भी एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या है, उसे समझने से पहले हमें समझना है कि रेजिस्टेंस के बारे में जो हमने समझा अभी कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है किसको, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में। तो इस रेजिस्टेंस का भी एक यूनिट होता है। जैसे हर चीज़ को मापने का एक यूनिट होता है, मास को मापते हैं किलोग्राम में, टाइम को मापते हैं सेकेंड में, उसी तरह रेजिस्टेंस को भी हम लोग मापते हैं एक यूनिट में जिसको कहते हैं ओम। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब करंट जितना ज़्यादा होगा पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ज़्यादा होगा, या दूसरे शब्दों में कहें तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक करंट भी उतना ज़्यादा होगा। अगर इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा देते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे कहते हैं आर, और ये आर ही है क्या, रेजिस्टेंस। और ये जो रिलेशन है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, यही है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ कंडक्टर is directly proportional to electric current। तो ये हो गया क्या, ये हो गया ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखें तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हम कंडक्टर में अप्लाई करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट का, यानी जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस को मैं बढ़ाऊंगा करंट भी उतना बढ़ेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस को मैं जितना कम करता हूँ इलेक्ट्रिक करंट भी उतना ही कम जाएगा। तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट, अगर हम रेजिस्टेंस यहाँ से निकालते हैं तो R इक्वल्स टू हो गया V/I। V यानी पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में मापते हैं और करंट को एम्पियर में मापते हैं, यानी हो गया वोल्ट पर एम्पियर। इस वोल्ट पर एम्पियर को ही हम लोग बोलते हैं ओहम, और इसको मापते हैं हम लोग जिस सिंबल में, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। तो हम लोग समझेंगे कि किन किन फैक्टर पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। कि पहला है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर जितना ज़्यादा लंबा होगा रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा, और कंडक्टर का लेंथ जितना छोटा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो यानी रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मुझे लंबी डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो नेचुरली क्या होगा, रास्ते में बहुत सारे रुकावट होगी, बहुत सारे ट्रैफिक होगी, अल्टीमेटली क्या होगा, हमें ट्रैवल करने में बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें शॉर्टर डिस्टेंस जाना है तो अल्टीमेटली क्या होगा, उतना ट्रैफिक को भी फेस नहीं करेंगे, उतना हैरेसमेंट भी नहीं होगा, उतना किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, और हम थकेंगे नहीं और इजीली हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो सेम थिंग हैपन्स विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो। इलेक्ट्रॉन्स को अगर लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, लॉन्ग वायर्स के थ्रू पास करना है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उनके कॉलिशंस भी काफ़ी होंगे। कॉलिशंस काफ़ी होने से क्या होगा, रेजिस्टेंस भी काफ़ी होगा। लेकिन अगर शॉर्टर वायर जिसका वायर का लेंथ कम है वहाँ अगर ट्रैवल करना पड़ा तो अल्टीमेटली क्या होगा, कॉलिशन उतना ज़्यादा नहीं होगा, यानी रेजिस्टेंस भी कम होगा। यहाँ हम समझ सकते हैं, यहाँ पर दो कंडक्टर है, एक का लेंथ L1 इज़ ग्रेटर देन L2, यानी L1 जो है L1 का लेंथ L2 से बड़ा है। तो यानी क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है R1 में जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा R2। R1 इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर L1 एंड R2 इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर L2। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है कि वायर का एक सर्टेन थिकनेस होता है, एक सर्टेन डायमीटर होता है,
तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो वायर मैंने ड्रॉ किया है, एक थिकर एक का डायमीटर ज़्यादा है, एक का डायमीटर कम है, लेंथ दोनों का ही सेम है। तो यानी A1 क्या है, अगर इसका डायमीटर है सर्टेन तो कुछ एरिया भी होगा। A1 अगर इसका रेडियस R है तो पाई R1 पकड़ लेते हैं, इसका रेडियस को अगर हम R1 पकड़ लें तो पाई R1 स्क्वायर, और इसका रेडियस हो जा रहा है R2 यानी पाई R2 होल स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी A1 जो है A1 इज़ ग्रेटर देन A2। इसका मतलब क्या होगा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। A1 वायर का रेजिस्टेंस को R1 पकड़ते हैं और A2 का अगर हम R2 पकड़ते हैं तो क्या होगा, R2 इज़ ग्रेटर देन R1। नैरो वायर में इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में दिक्कत होगा क्योंकि रास्ता कम है और इलेक्ट्रॉन का जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। अल्टीमेटली क्या होगा, ये यहाँ पर फ्लो करने में थिनर वायर या नैरो वायर में फ्लो करने में रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगा, और जो थिकर वायर है क्योंकि उसमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा है तो कॉलिशन होने के चांसेस भी कम जाएंगे। ठीक है, उसी तरह कि अगर दो रास्ते हैं, एक है वाइड चौड़ा रास्ता है और एक नैरो रास्ता है, और दोनों ही रास्ते से मान लेते हैं कि 100 व्हीकल्स को जाने के लिए कहा जाए, तो जो वाइडर रास्ता है वहाँ पर क्या होगा, जो ड्राइवर्स को ऑब्स्ट्रक्शन कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, एक दूसरे से टकराने का चांसेस कम होगा, एक्सीडेंट होने का चांस कम होगा। लेकिन अगर उतना ही व्हीकल्स एक नैरो रास्ता से जा रहा है तो अल्टीमेटली वहाँ क्या होगा, वहाँ टकराने का चांसेस ज़्यादा होगा और एक्सीडेंट होने का चांसेस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो सेम थिंग हैपन्स इन केस ऑफ कंडक्टर ऑल्सो। तो क्या समझ में आया कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस बढ़ता है कैसे, लेंथ ऑफ कंडक्टर का बढ़ने से। कंडक्टर का लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, कंडक्टर का लेंथ कमेगा तो रेजिस्टेंस भी कमेगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब क्या है, इन्वर्सली का मतलब एक कमेगा तो दूसरा बढ़ेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कमेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कमेगा। दोनों को अगर हम मर्ज करते हैं तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, और ये प्रोपोर्शनल साइन हटने पे एक कांस्टेंट आता है रो। इस रो को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रो हो गया R इंटू A/L। अगर हम यहाँ इसका यूनिट पता करना है तो रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, लेंथ हो गया मीटर यानी ओहम मीटर। ओहम मीटर क्या है, ये यूनिट हो गया रेजिस्टिविटी का। अब हम लोग समझेंगे कि रेजिस्टर्स को कितने कॉम्बिनेशन में हम लोग बैठा सकते हैं। यहाँ जो मैंने डायग्राम बनाया है, यहाँ दिखाया है कि तीन रेजिस्टेंस को मैंने लिया है, तीन रेजिस्टर्स को मैंने लिया है। R1 जिसका रेजिस्टेंस है, पहला का रेजिस्टेंस R1, सेकंड का है R2 और थर्ड का है R3। रेजिस्टर को हम लोग इस तरह से जनरली इंडिकेट करते हैं। तो पहला रेजिस्टर का रेजिस्टेंस R1 है, सेकंड रेजिस्टर का R2 है और थर्ड रेजिस्टर का R3 है। यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ अप्लाई किया है और तीनों को रखा गया कैसे, सीरीज़ में, मतलब एक ही लाइन में रखा गया है सीरीज़ में। और यहाँ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट मैंने अप्लाई किया। तो नेचुरली क्या होगा, करंट, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इधर से अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है तो इधर से करंट का फ्लो हो रहा है। तो यहाँ क्या होता है सीरीज़ अरेंजमेंट में कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जो अक्रॉस द रेजिस्टर कमने लगता है। यानी तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर क्या होगा, नेचुरली डिक्रीज़ होना शुरू होगा। मतलब V1 V2 से बड़ा है, V2 V3 से बड़ा है। यानी V1 इज़ ग्रेटर देन V2 एंड V2 इज़ ग्रेटर देन V3। यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, जब हम लोग सीरीज़ में जाते हैं तो वो सीरीज़ में क्या होता है, कमना शुरू करता है। तो V1 जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज़ ग्रेटर देन V2, V2 इज़ ग्रेटर देन V3। यानी हम ऐसा, और करंट सेम होगा। यहाँ से जो करंट इनपुट ले रहा है, यहाँ से जो आउटपुट आ रहा है वो सेम है। करंट में कोई चेंजेस नहीं आता, जितना करंट यहाँ से इन कर रहा है उतना ही करंट यहाँ से आउट हो रहा है। यानी जो V है, V पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। ओहम्स लॉ के हिसाब से क्या है, ओहम्स लॉ V इक्वल्स टू I इंटू R। तो V1 इक्वल्स टू यहाँ पर
क्या होगा I इंटू R1, I इंटू R1 प्लस V2 में क्या हो जाएगा I इंटू R2 और V3 में हो जाएगा I इंटू R3 और V हो गया V इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, टोटल करंट है I एंड R क्या है, R है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब अगर 3 रेजिस्टर्स को न लगा करके अगर एक सिंगल रेजिस्टर लगाते हैं तो जो काम होता वही हो गया R। तो R क्या है, 3 रेजिस्टेंस के बदले अगर एक रेजिस्टेंस मुझे लगाना पड़ता है सर्किट में तो हो गया R, जिसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ से I अगर कॉमन ले लेते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, I गेट्स कैंसल, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या हो गया, सम ऑफ द रेजिस्टेंस। अब हम लोग करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल। यहाँ 3 रेजिस्टर्स है R1, R2 और R3 और तीनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया गया है, इसके कारण करंट फ्लो कर रहा है। इसको अगर हम मान लेते हैं एंड A और इसको मान लेते हैं एंड B, तो एंड A जो है टर्मिनल का, कंडक्टर का, इसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया है और एंड बी को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया। तो ऐसा अरेंजमेंट में क्या होता है ना कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर सेम होगा। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने अप्लाई किया है सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, R2, R3 सेम होगा। मतलब R1 के अक्रॉस में भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, R2 के अक्रॉस में भी V होगा और R3 के अक्रॉस भी V ही होगा। लेकिन करंट जो यहाँ I करंट था ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसमें मान लेते हैं I1 फ्लो कर रहा है, इस वायर से I2 फ्लो कर रहा है और इससे I3 फ्लो कर रहा है। यहाँ से I1 फ्लो किया, यहाँ से I1 निकल गया, यहाँ से I2 निकल गया और यहाँ से I3। मतलब ये I1 प्लस I2 प्लस I3 वापस I बन के ही यहाँ से बाहर आया। यानी यहाँ से करंट I गया, I यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो गया I1, I2, I3 और फिर यहाँ से तीनों I1, I2, I3 मिल करके करंट I ही बन करके वापस आ गया। अब यहाँ पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो जा रहा है कि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर R1 ज़्यादा है R2 से, तो इसका मतलब R1 अगर ज़्यादा है तो यहाँ करंट I1 कम होगा कंपेयर टू I2। तो 3 अलग अलग रजिस्टर है, इसका मतलब जिसका रजिस्टर का वैल्यू ज़्यादा होगा उससे कम करंट फ्लो करेगा। लेकिन अल्टीमेटली तीनों करंट को अगर हम ऐड करेंगे तो वही करंट मिलेगा जो करंट यहाँ से सप्लाई हुआ था। यानी इस केस में क्या हो रहा है कि I इक्वल्स टू हो रहा है I1 प्लस I2 प्लस I3। V इक्वल्स टू क्या होता है I इंटू R, R इक्वल्स टू हो गया V बाई I। तो यहाँ पर I हो गया V बाई R, यहाँ हो गया V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। अगर यहाँ से V को कॉमन ले लें तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यहाँ से V और V कैंसिल आउट हो गया, यानी 1 बाई R इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यानी ये कैपिटल R जो है वो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब ये 3 रेजिस्टेंस के बदले अगर मुझे सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस लगाना होता वो होता R। यानी क्या हो रहा है इसमें, इफ़ वी आर हैविंग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स देन रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस।